ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हंगामा कुछ ही राज्यों में क्यों और उसका मकसद क्या? पहले पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात करेंगे अपने संवाददाताओं से भी और अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी से भी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर बड़ी बहस होने वाली है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संविधान की ओर से उसे यह अधिकार दिया गया है कि वो वोटर लिस्ट में किसी को शामिल करने से पहले उसकी भारतीय नागरिकता की पड़ताल करे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विदेशी यहां पर वोट ना डाल पाए। तो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि भारतीय नागरिकता के आकलन के इतिहास को संविधान सभा की बहसों से जोड़ा गया था। संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से यह तय करने का आदेश दिया है कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोटर्स के रूप में रजिस्टर्ड हो सके। जाहिर है कि बिहार में एसआईआर को लेकर भी विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन के अधिकार पर सवाल उठाया था। इस बीच टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को 15 जनवरी से आगे बढ़ाने का आग्रह कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अभियान से बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने की लोगों की आशंका है, क्योंकि चुनाव आयोग को कथित तौर पर 1.36 करोड़ मतदाताओं के खिलाफ तार्किक विसंगतियां मिली हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है कि ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुए 20 दिन से ज्यादा हो चुके, किसी दल ने अब तक किसी ने वोट कटने की शिकायत चुनाव आयोग से की ही नहीं है। चुनाव आयोग के पास सिर्फ 10 अपील आए हैं। तो असली दिक्कत पोजेनी मैपिंग को लेकर है, जिसमें 2002 की सूची से करीब 1.5 करोड़ लोगों के नाम का मिलान हो ही नहीं पा रहा है। तो जो ये एसआईआर का दूसरा दौर है, इसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में कटे हैं। सपा नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाने कहां गए वो लोग। उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड संख्या है। यूपी में वोट कटने के मामले में बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यूपी में 27 अक्टूबर 2025 तक कुल 15.44 करोड़ वोटर थे। एसआईआर में इस राज्य से 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए। उधर मध्य प्रदेश की बात कीजिए, 5.74 करोड़ वोटर थे, लेकिन एसआईआर में 42.47 लाख नाम वोटरों के कट गए। छत्तीसगढ़ की बात, 2.12 करोड़ वोटरों में से 27.34 लाख वोट कट गए। राजस्थान में 5.47 करोड़ वोटर में से 41.85 लाख वोटरों के नाम कटे। पश्चिम बंगाल में 7.66 करोड़ में से 58.20 लाख लोगों के नाम अभी फिलहाल कटे हैं। केरल में लगभग 3 करोड़ में से 42,08,000 वोट कटे हैं। गुजरात की बात करें तो 5 करोड़ वोटर्स में से 73 लाख वोट वहां भी कटे। और इधर यूपी में ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है या किसी का कोई अवैध मत शामिल हो गया है तो 6 फरवरी तक इस संबंध में आपत्ति दर्ज की जा सकती है, यानी पूरे 1 महीने। 27 फरवरी तक तमाम आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 6 मार्च को यानी 2 महीने बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में आगामी चुनावों की तैयारियां भी चल रही हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची भी प्रकाशित हो चुकी है। हालांकि पार्टियां एसआईआर प्रक्रिया पर तीखी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, लेकिन अपील दायर करने में फिसड्डी साबित हो रही हैं। अपील तो आई नहीं चुनाव आयोग के सामने। तो जैसा कि हमने बताया कि तमाम राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने ड्राफ्ट लिस्ट के बारे में जानकारी दी। गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12 करोड़ 55 लाख। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है। मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे। कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70%।
वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि जिस दल को भी एसआईआर से जुड़ी आपत्तियां हैं वो 6 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। भाजपा ही नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको मौका है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक जो आपत्ति है वह चुनाव आयोग को दे सकते हैं। जिनके नाम गलत कर गए हैं सही करने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 यह प्रक्रिया है और उसका सबको हिस्सा बनना चाहिए। एक एक जो सही मतदाता घुसपैठिया उसके अंदर ना हो, डुप्लीकेट ना हो, मृतक मतदाता का नाम ना उसमें जोड़ दें, यह सब ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। विपक्षी पार्टी सपा के नेता रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काट दिए गए। वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसके अलावा कोई भी नाम जोड़ा नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर मतदाता का नाम लिस्ट में हो, लेकिन बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए हैं। अब चुनाव आयोग को चाहिए कि फॉर्म 6 भरने की प्रक्रिया शुरू करे। तो उत्तर प्रदेश में तो इसे माहौल गर्म है ही, लेकिन सबसे ज्यादा माहौल गर्म कहां है? पश्चिम बंगाल में। तो टीएमसी नेता कुणाल घोष का कहना है कि निर्वाचन आयोग जनता को परेशान कर रहा है। बुजुर्ग जो है उसका हैरासमेंट हो रहा है, जो ट्रीटमेंट में है उसका हैरासमेंट हो रहा है। ये तो हम लोग, सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, अब मीडिया में ही इतना सारे तस्वीरें और इंटरव्यू आ रहा है। पूरा बंगाल में पब्लिक को हैरास करना ये इलेक्शन कमीशन का काम बन गया है। तो कांग्रेस नेता, जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि मसीहा बनते बनते ममता मुसीबत बन गई हैं। जब अंतिम चरण में पहुंच गए तब उनको लगे कि इस बार चलो कुछ ना कुछ करके दिखाए, चुनाव आ गए हैं, चलो फिर दोबारा मसीहा बनने की कोशिश करें। ये मसीहा बनते बनते बंगाल के लोगों को और बंगाल के लोगों के लिए ये ममता बनर्जी खुद मुसीबत बन चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि निर्वाचन आयोग कानून के तहत ही काम कर रहा है। अभी क्यों आप 50 साल 60 साल का आदमी को बात सर्टिफिकेट दे रहा है? अभी क्यों आप जो ओबीसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, आप उनको ओबीसी बना के सर्टिफिकेट दे रहा है? आप आईसीडीएस का लिस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों दबाव बना रहा है? क्यों आपका अधिकारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है? इसलिए इलेक्शन कमीशन कानूनी तरीके से काम कर रहा है। तो ये तमाम प्रतिक्रिया हमने आपको बता दी, लेकिन जो राज्यों में, जिन राज्यों में ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वहां के हालात कैसे हैं? सबसे ज्यादा चर्चा तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की होती है, लेकिन बाकी राज्यों में भी, कुल 12 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है। तो हम आज कई संवाददाताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं जिनके साथ ये खास चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से, साथ में सौरभ दत्ता कोलकाता से, महेश जयपुर से, हमारे साथ विन्या तिरुवनंतपुरम से, विकास सारथी दिल्ली से, मेघना देव भी दिखाई पड़ रही हैं गुजरात से, और ज्योति भी बेंगलुरु से हैं, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं सीधे सबसे पहले विनोद मिश्र जी के पास ही चलता हूं। सर, जिस तरह से कि ये प्रक्रिया चल तो रही है 12 राज्यों में, देखिए 6 जगहों से तो हमारे संवाददाता भी खड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हो हल्ला चिल्ल पौ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, और जहां विकास खड़े हैं उत्तर प्रदेश से भी अब थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई पड़ने लगी है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चली है इसमें ये हंगामा ज्यादा है, और जो पूरा महीना भर दिया जा रहा है कि लाइए जिनका नाम कटा है, अगर किसी का गलत नाम कटा है तो ले आइए, वो कहीं से नहीं आ रहा, हंगामा ज्यादा है। विनोद जी। लाल जी, मैं आपके ये हंगामे से शुरू करता हूं कि ये हंगामा क्यों बढ़पा, हंगामा क्यों है बढ़पा? तो ये हंगामा जो बरप रहा है उस पर आप ये देखिए कि ये 2.0 जो ये दूसरे फेज का एसआईआर है, 9 राज्य और 3 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं इसमें।
तो उसके साथ में एसआईआर का यूपी के बाद जो आप कह सकते हैं कि दूसरे चरण का ये एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट सारे स्टेट में लगभग चुनाव आयोग ने पब्लिश कर दिया है। अब उसमें पब्लिश करने के बाद जो होता है कि प्रक्रिया में कि जिसके नाम छूटे हों या जिसके नाम अवैध मत में अभी शामिल हो गया हो, अगर वो चाहते हैं कि वहां से नाम कटवा ले, तो ऐसे लोगों के लिए 1 महीने का समय है। लेकिन ताज्जुब की बात आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में अभी वो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। लालजी, मैं आप जानकर हैरान होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी से एक भी शिकायतें अपील नहीं हुई है। बताइए। इंडिविजुअली 10 लोगों ने ये किया है, सिर्फ 10। सिर्फ 10। अब आप देखिए इस हालत में कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस पे बड़ी बहस होनी है और टीएमसी के सांसद वहां भी पहुंचे हुए हैं जी। तो सवाल ये है कि ये हंगामा जो है वो बिहार से आपने देखा, पूरे एसआईआर प्रक्रिया में लगातार सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से इसको रोकने के लिए, इसको ये बताने के लिए कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं है नागरिकता को पहचान करने की, और इस बात पे लंबी बहस भी हुई थी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी एसआईआर को लेके कभी भी ये नहीं कहा कि ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन कल का ये इंपॉर्टेंट है, जो चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा दिया गया है उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रेफरेंस को रखा है। तो अब सवाल यह है कि इतना हंगामा क्यों है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता कहते हैं कि ये देश किसी का बाप का नहीं है। टीएमसी के नेता कहते हैं कि हम बंगाल से 2 लाख लोगों को लेके आएंगे और चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे अगर एक भी नाम कटा। अगर आप अखिलेश यादव का ही देखिए, उत्तर प्रदेश के ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद तो वो कहते हैं कि ये जाने कहां गए हुए लोग। अब सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने तरह से नैरेटिव बनाते हैं जी और चुनाव आयोग के सामने में शिकायत नहीं करते हैं, तो इसे क्या कहा जाए? बिल्कुल बिल्कुल यही कहा जाएगा, यही कहा जाएगा कि बेवजह हंगामा, बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश। लेकिन जो आपने कानूनी पहलू अपनाया, बताया है, कानूनी पहलू को उजागर किया है। मैं विकास सारथी के पास सीधे चलता हूं। विकास, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं कि बिहार के दौरान पूरी सुनवाई हो तो गई कि चुनाव आयोग को कितना संवैधानिक अधिकार है एसआईआर कराने का। उस समय बिहार में चल रही थी प्रक्रिया और टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट। पूरी सुनवाई हुई, पूरी व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट को जो कहना था कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस समय जाने का फिर क्या मकसद है? क्या ये कहीं ना कहीं कि चलो अंतिम कोशिश कर लेते हैं लटकाने अटकाने भटकाने की एसआईआर को? बिल्कुल, देखिए बिहार के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई थी तो वहां की पेक्यूलर सिचुएशन थी। वहां पर लगातार याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि 3 महीने का समय दिया गया है, जो बहुत कम है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि सबको पर्याप्त मौका दिया गया है कि वो अपना नाम को लेकर के अगर कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं कि उनका नाम कट गया है या ड्राफ्ट में नहीं है, तो उसके लिए बाकायदा टाइमलाइन है, अपील का मौका है। उसी दौरान साफ कर दिया था चुनाव आयोग ने कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगी। बिहार में चुनाव होना है, इसलिए बिहार से शुरू की गई है। इसके बाद इन्हें अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में इस समय ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में भी पूरी एक्सरसाइज चल रही है ट्रेनिंग वगैरह को लेकर के। तो ये चुनाव आयोग ने जैसे ही साफ कर दिया, जहां जहां पर आप देख रहे हैं कि विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उन्होंने इसको लेकर के एक अपना विरोध जताया है, तरह तरह की बातें कही गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार बार एक सवाल ये उठाया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं सामने आ रही हैं, आप लोग नेता सामने आ रहे हैं। जो सांसद हैं कुछ पार्टीज के, टीएमसी के खासतौर से सांसद बिहार के मामले में भी पहुंच गए थे ये दलील लेकर के कि ये पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ है। तो ये लगातार सुप्रीम कोर्ट की ओर से सवाल थे कि एक तरफ आप लोग एसआईआर प्रक्रिया में शामिल भी हो रहे हैं, राज्य के स्तर पर आप कोई आपत्ति नहीं जता रहे हैं, आप ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आइए जिनका नाम गलत तरीके से काटा गया है, आप उनकी मदद कीजिए और उनको फोरम पे लाइए। और लगातार कोर्ट ये बात कहता रहा कि प्रभावित लोग नहीं आ रहे हैं, इसमें सांसद नेता ही आ रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने मेरिट्स पर यह कहा कि हम बिहार के मामले में सुनवाई आगे जारी रखेंगे। कुछ इंटरिम डायरेक्शंस थी वो सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दी थी। तो अभी मेरिट को लेकर के पूरा यहाँ पर अभी बहस चलनी है बिहार के ही मसले को लेकर के। मैं बाकी संवाददाताओं के पास जाऊं उससे पहले आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया, वहां पर हलफनामे में कौन सी मुख्य बातें कही हैं, क्या खास? बिल्कुल, चुनाव आयोग का सबसे बड़ी दलील ये है कि वो एक संवैधानिक संस्था है और उसका काम केवल ये नहीं है कि वो एक रिकॉर्ड तैयार करके किसी भी तरह से चाहे वो तैयार हो और उसके आधार पर चुनाव करा दे। उनका एक संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि ये
हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारा दायित्व है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति वोटर लिस्ट में है वो भारत का नागरिक है। एक बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग बहुत स्पष्टता से अपनी बात कहता रहा है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता को तय नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा हम तय नहीं कर रहे हैं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। बिल्कुल, उन्होंने संविधान सभा में हुई बहस का भी हवाला दिया है कि संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी। मैं लौटता हूं आपके पास और अब संवाददाताओं के पास चलते हैं। जयपुर से महेश भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं उन संवाददाताओं के पास बारी बारी से जाऊंगा जो राज्य जितना इस मामले पर गर्म है, ठीक है। सबसे पहले सौरभ दत्ता, पश्चिम बंगाल। सौरभ दत्ता, ये बताइए, कह रहे 2 लाख लोगों को यहां लेकर के हंगामा करेंगे, दिल्ली ले आएंगे हंगामा करने के लिए। वहां तो सिर्फ 10 लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं, लाएंगे कहां से लोग? लाल जी देखिए, ये सवाल पहले से ही है। ये टीएमसी जो विरोध कर रही है, वो विरोध आखिर में वास्तव में उसकी सच्चाई कितनी है। और अभी सामने और एक फिगर आया है, वो सुन के आप भी चौंक जाएंगे कि 10 साल में पश्चिम बंगाल में 2014 से 2024 के बीच पश्चिम बंगाल में 1,37,00,000 वोटर्स की, नए वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है। और हर साल देखा जा रहा है कि चुनावी साल में 2014, 2019, 2016, 2021, 2024 20 लाख 32 लाख करके संख्या जुड़े हैं नए मतदाताओं के। और जब एसआईआर चालू हुआ तब नए मतदाताओं की संख्या कितनी है? 3,31,000। कहां हर साल एवरेज 18 लाख थे और वो चले आए हैं अभी 3,31,000 में। तो इसी के लिए चुनाव आयोग कह रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है कि 15 साल वो रह रहे हैं, ऐसा बात है कि नहीं, किस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, SC ST सर्टिफिकेट, वो सारी बातें को जांच कर रहे हैं। और जितना वो जांच कर रहे हैं, टीएमसी उतना बवाल मचा रही है। बिल्कुल, ये बवाल उतना ही ज्यादा मचा रही है। और बवाल मचाते मचाते सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है दोबारा इसलिए कह रहा हूं कि पहले भी बिहार के टाइम में महुआ मोइत्रा गई थी। अब सीधे विकास सिंह के पास। विकास सिंह, जाने कहां गए वो लोग हैं? ये दार्शनिक टाइप का, तो मुझे 3 इडियट्स का भी ये कोई गाना याद आ रहा है इसमें। हाँ, कहाँ गया वो, ऐसा था वो। ये जो अखिलेश जी कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि हमने तो अपना पीडीए का सारा कुछ सुरक्षित कर लिया, हमारे तो इतने सजग सपा के कार्यकर्ता हैं, हमने अपना वोट सुरक्षित कर लिया। अब किस बात की आपत्ति, बताइए। बिल्कुल उनको लग रहा है कि कहां चले गए वो लोग। 2,89,00,000 नाम कटे हैं और उनको कहीं ना कहीं अंदर से महसूस हो रहा है कि जो गलत नाम थे, गलत लोग थे, कहीं ना कहीं वो कट गए अगर होंगे तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो कहाँ गए लोग। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक दोहरी राजनीति भी है उनकी कि वो एक बार साबित करना चाहते हैं कि सामने वाले के वोट कट गए हैं तो अपने कार्यकर्ता थोड़ा सा धीरज बना के रखें, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में नाम कटना, सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ से स्थायी रूप से चले गए हैं और 46 लाख लोग हैं और 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनके एक से कई जगहों पर नाम है। तो कितनी बड़ी ये चीज थी जिसको एसआईआर के द्वारा ठीक किया गया है। और अभी भी समय है दावे और आपत्ति का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये कहा गया है सभी कार्यकर्ताओं की कि सभी कार्यकर्ता जाएं, उसे चेक करें, गलत नाम दर्ज न होने पाए, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाई गई है। और सभी राजनीतिक दल इस समय जमीन पर काम कोशिश कर रहे हैं कि उनके छूटने ना पाए, उनके लौट आए। बिल्कुल लौट आए, अगर कहीं गए हैं तो लौट आए। सीधे मेघना देव के पास। मेघना, 73 लाख कोई छोटी संख्या नहीं है गुजरात जैसे राज्य के लिए। 73 लाख लोगों के नाम कटे हैं, लेकिन वहां उस तरह की कोई प्रतिक्रिया, कोई हंगामा, क्योंकि देखिए कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, अब तो वहां आम आदमी पार्टी भी ठीक ठाक हंगामा मचा लेती है समय समय पर, लेकिन वहां इस तरह का कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए यहाँ पर लालचंद्र, चूंकि 73.73 तकरीबन 74 लाख समझ के चलिए कि नाम कटे हैं 19 दिसंबर को जो प्रिलिमिनरी, हाँ जी बिल्कुल, अगर उसको हम देखें तो प्रिलिमिनरी जो ड्राफ्ट आया था उसमें लोगों को ये बताया गया था कि अभी आप 18 जनवरी तक आकर और अगर आपके नाम जुड़वाने हैं, कुछ करेक्शन करवाना है, वो आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड है उसके बारे में भी बताया गया कि ये जो नाम कटे हैं इसमें से 40 लाख तो वो नाम है जो माइग्रेटरी जो वर्कर्स हैं, जो
जो माइग्रेट करते हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सारे वर्कर्स के हैं। मैक्सिमम जो नाम कटे हैं वो सूरत में कटे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो माइग्रेशन का पैटर्न होता है, खासतौर पर जो लोग आते हैं, वोटर्स, जो वर्कर्स जो आते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कब का यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, किसी और शहर में चले गए हैं, या गुजरात में ही किसी और जगह पर हैं, अब वहाँ नहीं रहते जहाँ वो पहले रहा करते थे, तो उनके नाम यहाँ से काट दिए जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ये जो सबसे ज़्यादा जो नाम कटे हैं वो सूरत और अहमदाबाद में कटे हैं, तो जो कि अर्बन इलाके हैं और जहाँ पे इस तरह का ट्रेंड ज़्यादातर देखा जाता है। तो 40 लाख तो नाम वो हुए जो ऐसे वोटर्स हैं जो माइग्रेट करते हैं, जो वर्क अपने अपने काम के लिए इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन के हिसाब से जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। दूसरे तकरीबन 18 लाख वोटर्स हैं जो डिसीज्ड वोटर्स हैं। उसके अलावा 3.5 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास तो ऐसे वोटर्स हैं जिनका डुप्लीकेशन सामने आया है। और कुछ ऐसे अगर हम देखें तो ये बताया भी गया है 3 और 4 तारीख को, जनवरी को, एक पूरा कैंप लगाया गया था गुजरात के हर जिले में। ये कैंप लगाकर फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, 6 जिससे आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, 7 जिससे आप अपना नाम हटवा सकते हैं, 8 जिससे अगर हम देखें तो ये तीनों जो फॉर्म्स हैं, इन तीनों फॉर्म्स को भरवाने में हेल्प की गई है इन कैंप्स को लगा के। तकरीबन 3.5 लाख फॉर्म्स भरे गए हैं। तो और 8 जो फॉर्म होता है वो बेसिकली सुधार करने के लिए होता है कि किसी तरह के जो चेंजेस होते हैं नेम में, एड्रेस में, कोई तरह के इश्यूज होते हैं तो वो लोग चेंजेस कराते हैं। तो ये 3 मेजर फॉर्म्स होते हैं। उसके बारे में लोगों को 8.5 लाख के आसपास लोगों को एजुकेट भी किया गया है। ये बेशक बात थी कि कांग्रेस के यहाँ के जो प्रवक्ता है मनीष दोशी, उन्होंने इस बात को कहा था कि इतने लोगों के नाम हटाए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब लोगों की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ कैंप्स लगाए जा रहे हैं, अगर आपको अपना नाम वोटर लिस्ट से हटवाना है या जुड़वाना है उसके लिए 18 जनवरी तक की मोहलत भी दी गई है। तो इस प्रक्रिया को लगातार कम्युनिकेट किया जा रहा है और लगातार इस चीज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी लाया जा रहा है कि क्यों आपका नाम कटा गया। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप जो ग्रीवेंस सर्विस पोर्टल है NSGP, NGSP, उस पर आप जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर भी जाकर अपना जो इशू है उसको बता सकते हैं। तो ऐसे जो चीजें हैं उसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है। इसके कारण भी हो सकता है कि गुजरात में इतना कोई मेजर इशू सामने नहीं आया है और जो अधिकतर नाम कटे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अर्बन एरियाज में ही कटे। ठीक है, सीधे इस समय चलते हैं राजस्थान, जहां करीब 42 लाख वोट वहां भी कटे। महेश, 42 लाख वोट कटे हैं राजस्थान में भी, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस की तरफ से वैसा कोई विरोध तो नहीं दिखाई पड़ रहा जिसको कि बहुत ज्यादा, जिसे कहें कि तीखा विरोध हो। क्या चल रहा है वहां पर SIR को लेकर अभी? बिल्कुल ठीक है आपने, SIR को लेकर के राजस्थान में कोई विरोध नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्वागत किया गया है SIR पर। आपने देखा कि डिजिटलाइजेशन के मामले में में वो सबसे पहला पायदान भी राजस्थान का रहा है। 16 दिसंबर को यहाँ पर जो ड्राफ्ट रोल है वो जारी कर दिया गया था। 15 जनवरी तक जो इस पर आपत्तियां है वो मांगी गई है। 8 लाख ऐसे हैं जो अनमैप्ड जो है वोटर्स वो रहे हैं, उनके लिए जरूर जो है आपत्तियां और जो नोटिस है वो जारी किए जा रहे हैं। आपने कहा कि करीब 42 लाख ये संख्या है, 41.85 लाख जो है वोटर्स, तो वो इसमें से हटे हैं। 5,48,00,000 जो है कुल वोटर्स थे, उसमें से अब 5,06,00,000 वोटर्स जो है इस ड्राफ्ट रोल में शामिल किए गए हैं। यानी कि जो नाम काटे गए हैं उसके पीछे में चुनाव विभाग ने यही यहाँ पर दावा किया है और साफ तौर पर कहा है कि जो शिफ्टेड हैं, जो माइग्रेट वोटर्स हैं, या फिर जो डुप्लीकेट हैं, या फिर जो डेड वोटर्स हैं, उनको इस वोटर लिस्ट से हटाया गया है। और उसके पीछे एक एक जो श्रेणी है उसके अनुसार यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है वो तो 15 जनवरी तक यहाँ पर आ सकता है और अपना ऑब्जेक्शन यहाँ जमा करा सकता है। यह बात आपने ठीक कही कि हल्का फुल्का विरोध यहाँ पर करने की कोशिश की गई, लेकिन जब इस आपत्ति में कोई दम नहीं था तो यहाँ पर वो आंकड़ों में भी नजर आया। मैं जो आंकड़े इस समय में सामने आए वो शेयर करना चाहूंगा कि अब तक 373 नाम जुड़ाने के लिए महज आपत्तियां आई है, उसमें से 6 आपत्तियां केवल नाम कटवाने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी ने 193 जो लोग हैं उनके नाम जुड़वाने के लिए आपत्तियां दर्ज करी है, जबकि कांग्रेस की तरफ से 178 नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया गया। तो यानी कि जो विरोध की बात और जो सियासत की बात जो है वो केवल बयानों में नजर आ रही है। जब आंकड़ों पर हम आ जाते हैं तो आंकड़ों पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही बात साबित होती है कि सियासत तो है वो देश भर में SIR को लेकर की जा रही है, लेकिन जब आंकड़ों पर धरातल पर जो बात आ जाती है तो वो साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर करती है कि आखिर
जिस बात पर इतना बवाल किया जा रहा है वो वाकई में आंकड़ों पर आके क्यों बिल्कुल, नहीं आ रही? जब बात बयानों में आए और है, आंकड़ों में नहीं आए तो यही कहा जाएगा कि परसेप्शन और नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। वीन्या के पास सीधे चलते हैं, तिरुवनंतपुरम। वीन्या, करीब करीब 24 लाख वहां पर भी कटे हैं केरल में। ये बताएं कि केरल में इसको लेकर यूडीएफ, एलडीएफ और अभी केरल की राजनीति में मजबूत दस्तक देने वाली बीजेपी एनडीए, उनकी सभी की क्या प्रतिक्रिया इन 24 लाख नामों के कटने पर? वहां पर विधानसभा चुनाव भी होने। जी, यहाँ पे विधानसभा चुनाव का भी वो पूरा माहौल में है कि 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव भी वो आ जाएंगे। यहाँ कि शुरू में एसआईआर को घोर विरोध किया था भाजपा छोड़ के बाकी सारे राजनीतिक दलों ने, उनने प्रचार किया था कि ये एनआरसी लागू करने का दूसरी तरीका है और ये जो केरल का अल्पसंख्यक लोग हैं वो भी उसमें मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको ये मतदान सूची से बाहर निकालने का षड्यंत्र है ये एसआईआर, ऐसा सब बोल के प्रचार किया था जो राजनीतिक दलों ने, यूडीएफ और एलडीएफ ने। मगर उसकी वजह से कुछ वो जो कहीं ना कहीं जगह में दिक्कत भी हुआ था, क्योंकि ये जो अल्पसंख्यक में जो मुस्लिम वोटर्स लोग होते वो लोग ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए तैयार भी नहीं था। मगर बाद में अभी तो सब ठीक चल रहा है। अभी केरल में सुनवाई का प्रोसेस अभी चल रहा है कि पहला कदम में 1.5 लाख करीब 1.5 लाख लोगों को अभी नोटिस बेचा गया है और वो लोगों को अपनी पोलिंग बूथ में सुनवाई के लिए आना है। एक जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स बोला है इलेक्शन कमीशन ने उसमें से एक दिखा के उनका जो वो सिटीजनशिप का वो पूरा करना है और अंतिम लिस्ट फरवरी 21 को है, उसमें वो लोग आ जाएंगे। कि क्या का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी उसने पूरी तरह से वो अवबोधन करने का कोशिश भी किया, सारे जगह पूरा केरल में उसने ट्रैवल किया और पूरी लोगों से बात किया और उसने बोला कि अगर आप एक एलिजिबल वोटर है तो आप बिल्कुल ये मतदान सूची में होगा, अगर आपको एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप बाहर हो जाएगा। कि ये नहीं होता है कि एसआईआर किसी और कुछ करने का तरीका नहीं है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है। तो वो कॉलेज में गए थे, स्कूलों में गए थे और ये सब किया था उसने। तो अभी यहाँ सब सारे प्रोसेस ठीक चल रहे हैं और ये जो अभी पहले इसका घोर विरोध किया था यूडीएफ और एलडीएफ ने और वो लोग मामला लेके सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे, अभी भी वहां पे पेंडिंग है मामला, मगर अभी सब ठीक चल रहे। वो जो बाकी सारे दलों ने बीजेपी के साथ इसका मदद कर रहे हैं लोगों को अपनी सुनवाई पे जाने के लिए और इसका बाकी जो मदद करके ये सारे प्रोसेस को अभी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लौटता हूं विन्या, सीधे इस समय रुख करते हैं अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी का। विनोद जी, चुनाव आयोग ने तो अपने हलफनामे में संविधान सभा की बहस तक का रेफरेंस दिया है। चुनाव आयोग ने इस हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लाने का मतलब राजनीतिक दलों को क्या बताने की कोशिश की है? लाल जी, ये सामान्य ज्ञान की बात है। सामान्य जानकारी में जब आप जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं कि अगर प्रेसिडेंट महोदय को, राष्ट्रपति को किसी एमएलए और एमपी के नागरिकता के सवाल पे कोई सवाल पूछना हो तो ये अगर डाउट हो उस मामले में तो राष्ट्रपति किसको पूछेंगे, किस संस्था से बात करेंगी कि इनकी नागरिकता क्या है? तो सीधे सी बात यह है कि अगर एमपी और एमएलए के नागरिकता पे उठे हुए सवाल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीधे इलेक्शन कमीशन से इसकी जांच की मांग करती है तो आप बताइए एक साधारण वोटर्स की नागरिकता को लेके इतना हंगामा क्यों? बिल्कुल, तो भारत के नागरिक ही वोट के अधिकारी हैं। इस बात को जब कहा जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी से इसका अदर रिएक्शंस क्यों होते हैं? यही बात संविधान सभा के रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन ने जो कल हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कल बड़ी चर्चा इस पे होनी है, तो ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है। तो सवाल 22 साल के बाद इस देश में एसआईआर हो रहा है, इस देश के लोगों को जानना चाहिए जी। क्या इस 22 साल से देश में जो लाखों लोग मरे हैं, जो मृतक हुए हैं, लाखों लोगों का स्थान अपना परिवर्तन किया है जी। लाखों लोग जो है उसमें से आप ये देखिए कि अपने अपने पोलिंग स्टेशन है उसके बदले में दूसरा पोलिंग स्टेशन चुना है अपने एक स्टेट में भी। इसके बाद भी एसआईआर ना हो
जो प्रक्रिया चल रही है वो उसी वोटर लिस्ट को आप आगे बढ़ाते रहिए। तो सवाल ये है कि आपने जब हंगामा की बात कही है, तो उन्हीं राज्यों में है जहां अगला इलेक्शन होना है। बिल्कुल, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में जब आप ये देखते हैं तो सीधे सीधे लगता है कि एसआईआर पे ये हंगामा सियासी है, सियासी हंगामा है। और सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल में है। सौरभ दत्ता, जरा बताइए, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 72 घंटे का टाइम दिया था जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डीजीपी को पत्र लिखा था। उस मामले में क्या डेवलपमेंट है? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए सौरभ। नहीं, म्यूट ही हाँ, आ गई, बोलिए। हाँ, सीओ ऑफिस से ये पता चल रहा है कि वो जो डीजीपी को चिट्ठी लिखने की बात थी, वो सरासर ईसी ऑफिस को ही अपना जवाब देंगे, क्योंकि ईसी ऑफिस से उनको चिट्ठी लिखा गया था। और वो क्या होगा, अभी तो ईसी के साथ बैठक भी किए हैं सीओ मनोज कुमार अग्रवाल, वो कलकत्ता लौटे हैं, तो उनके बातचीत से बाकी जानकारी अपडेट पता चलेगा। लेकिन लेटेस्ट ये अपडेट है कि टीएमसी की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से कि बुजुर्ग लोगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, उसके चलते एक एक इंसिडेंट को लेके अभी चुनाव आयोग सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करने लगे हैं कि कौन सी केस में कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। ये स्टेप भी अब चुनाव आयोग ने लिया। तो इस 12 राज्यों में एक राज्य ये बंगाल उन राज्यों में से आता है कि जहां पे ऑपरेशन सिंदूर में जैसे ये स्टेप लेना पड़ा कि कोई गलत खबर ना पहुंचा जाए, ये बंगाल में ये हो रहा है कि एसआईआर को लेकर कोई भ्रम ना फैलाए, इसलिए ये भी आयोग को वाला बहुत इंटरेस्टिंग। ये भी बताइए सौरभ जरा कि वहां पर जो मैपिंग चल रही है सुनवाई के दौरान, उसका क्या स्टेटस है, कहां तक उसमें प्रोग्रेस है, कैसा प्रोग्रेस है? देखिए, हियरिंग का जो प्रोसेस है वो तो पहली चरण जो हियरिंग जो अनमैप्ड वोटर्स थे जिनके 2002 में नाम नहीं है और कोई प्रोजेनी लिंक भी वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, वो तो चल ही रहा है हियरिंग सेंटर्स में, और कुछ डिसेंट्रलाइज भी कर दिया गया है क्योंकि जिनको दिक्कत होती है सेंटर्स में हियरिंग सेंटर में आने के लिए। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो फिगर है वो 1,36,00,000 से घटकर 94 लाख हो चुका है, क्योंकि कमीशन का कहना है कि जिनका स्पेलिंग मिस्टेक्स था उनको सुनवाई में आने की जरूरत नहीं है। तो कमीशन अपने आप में ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं कि जिसको जनता को हैरेसमेंट ना हो। जो लाल जी शुक्रिया सौरभ, शुक्रिया विकास, शुक्रिया मेघना और शुक्रिया महेश, आप सभी का। और साथ में हमारे साथ विकास सारथी भी जुड़े थे, विनया भी जुड़ी थी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि कर्नाटक में सीएम ने रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन हुबली में एक अमानवीय कृत्य हुई, इसकी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।